हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वल्स मेथड। जो हम लोग पढ़ रहे थे java.lang पैकेज के अंदर, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो हमारे इक्वल्स मेथड था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इक्वल्स मेथड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कंटेंट कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखो, जो लास्ट की हमारी वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर ये समझा था कि जो इक्वल्स मेथड होता है, यहाँ पर जो हमारा इक्वल्स मेथड होता है, इक्वल्स मेथड को हमने रेफरेंस कंपैरिजन के लिए तो पढ़ा था कि रेफरेंस कंपैरिजन के लिए कैसे यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, इक्वल्स मेथड को हमने रेफरेंस कंपैरिजन के लिए पढ़ा था और हमने देखा था कि रेफरेंस कंपैरिजन के लिए उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके पहले हम लोग एक चीज़ ये जानते थे कि जो हमारा इक्वल्स मेथड होता है, इक्वल्स मेथड जो है हमारा ना, ये java.lang पैकेज के अंदर java.lang.object क्लास के अंदर ये जो हमारा इक्वल्स मेथड होता है, इसकी वर्किंग डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। लेट सपोज हम लोग ने सबसे पहले एक एग्जांपल रिवाइज कर लेते हैं फिर से। लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने, लेट सपोज यही वाला हमारे पास एक एग्जांपल है, या फिर हम दूसरी क्लास बना लेते हैं यहाँ पर app6। ठीक है, हम लोगों ने देखा था अगर लेट सपोज हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें, अगर हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें, अगर हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें तो डॉट इक्वल्स मेथड जो होता है, डॉट इक्वल्स मेथड एक्ट एज अ कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग क्लास की बात करें और लेट सपोज यहाँ पर दो स्ट्रिंग बनाते हैं, एक है हमारी द कोडर्स टीवी और एक है हमारी स्ट्रिंग लेट सपोज एक और है द कोडर्स टीवी, द कोडर्स टीवी। ठीक है, और इस केस में अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि s1 डॉट इक्वल्स s2 के इक्वल है कि नहीं है, तो ये होगा कि हाँ भाई ये इक्वल है। ठीक है, इसका आंसर देखो, यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में इंटरनली बेसिकली क्या हुआ होगा कि यहाँ पर हमारी मेमोरी के अंदर, ये हमारी मेमोरी है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग बनी सबसे पहले s1 जो कि पॉइंट कर रही है द कोडर्स टीवी को। ठीक है, अब वैसा ही तुमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग और बनाई s2। ठीक है, तुमने एक स्ट्रिंग और बनाई s2 और ये भी पॉइंट कर रही है द कोडर्स टीवी को। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही तुमने एक s1 नाम की स्ट्रिंग बनाई द कोडर्स टीवी, ठीक है, वो बन गई तुम्हारी मेमोरी में इस तरीके से। लेकिन जैसे ही तुम एक s2 एक और स्ट्रिंग बना रहे हो जिसका कंटेंट है द कोडर्स टीवी, तो JVM देखेगा ये यार मेमोरी में तो द कोडर्स टीवी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर फिर से एक और द कोडर्स टीवी ऐसे नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी कोडर्स टीवी मेमोरी में पड़ा हुआ है उसी को पॉइंट करा देगा s2 में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कंटेंट जो है इक्वल आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली और है, ये दोनों जो रेफरेंस हैं एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो s1 रेफरेंस है ये भी द कोडर्स टीवी को पॉइंट कर रहा है, s2 रेफरेंस है ये भी द कोडर्स टीवी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लेट सपोज ये लिखते हैं कि s1 इक्वल टू s2, तो ये भी ट्रू आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रिंग s3 द कोडर्स टीवी। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर एक और लिखा हुआ है स्ट्रिंग 4, यहाँ पर लिखा है द कोडर्स टीवी न्यू। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब इस केस में देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लिखेंगे s3 डॉट इक्वल्स s4। ठीक है, और इतना लिखने के बाद लेट सपोज अगर हम लोग लिखते हैं s3 इक्वल टू s4। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा इस समय। देखो अभी क्या हुआ होगा मेमोरी में, अभी मेमोरी में कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि तुम्हारी एक s3 नाम की स्ट्रिंग बनी हुई है जो कि किसको फॉलो कर रही है, द कोडर्स टीवी इसको फॉलो कर रही है, द कोडर्स टीवी। या ऐसा कर लेते हैं, रुको, द कोडर्स टीवी 1 और एक है द कोडर्स टीवी 2। ठीक है,
ये हमने ऐसा क्यों किया, द कोडर्स टीवी 1 क्यों कर दिए, क्योंकि द कोडर्स टीवी ऑलरेडी बनी होगी मेमोरी में, तो इसलिए हम कुछ नया कर रहे हैं। तो एक स्ट्रिंग S3 हमने बनाया और यहाँ पर लिख दिया द कोडर्स टीवी 1, और एक और यहाँ पर S4 में बनाया हमने, यहाँ पर लिख दिया द कोडर्स टीवी 2, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी S3 पॉइंट कर रहा है इसको, S4 पॉइंट कर रहा है इसको। यहाँ पर अलग अलग क्यों है दोनों का रेफरेंस, क्योंकि दोनों का कंटेंट बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर क्या था, कंटेंट सेम था दोनों रेफरेंस का, इसलिए दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग बन रही जो कि मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तभी वो नई बनेगी, और अगर मान लो कोई एक और ऐसी स्ट्रिंग बना रहे हो जो मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके जैसा, तो वो वापस उसी को पॉइंट कर लेता है। ठीक है, इस केस में अगर हम S3 डॉट इक्वल्स S4 करेंगे तो देखो यहाँ पर दोनों का कंटेंट जो है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर है ये देखो, दोनों का ये जो कंटेंट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, और S3 इक्वल्स टू S4, S3 पॉइंट कर रहा है इस वाली स्ट्रिंग को, S4 पॉइंट कर रहा है इस वाली स्ट्रिंग को, मतलब दोनों के रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख कर आएगा फॉल्स फॉल्स, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने ये समझा कि स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स मेथड जो है एक्ट करता है कंटेंट कंपैरिजन के तरीके से। ठीक है, लेकिन यही अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें, ठीक है, यही हम अगर अभी हम ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें, तो ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड जो है, ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड एक्ट करता है एज अ रेफरेंस कंपैरिजन। ठीक है, वो ये चेक करने के लिए एक्ट करता है इक्वल मेथड कि रेफरेंस सेम है कि नहीं है। अब इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, हमने लेट सपोज ये सब हटा दिया है, अभी ये सब हमने पूरा हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये देखो ये भी हटा दिया है अभी। ठीक है, अब देखो इस केस में भी क्या हुआ होगा, 102 राम और श्याम, यहाँ पर अभी क्या हुआ होगा कि मेमोरी के अंदर एक E1 नाम का ऑब्जेक्ट बना होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 101 और राम है, और एक और हमारा एम्प्लॉई है E2 जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, 102 और श्याम है। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो इस केस में अगर लेट सपोज हम लोग ये लिखते हैं E1 डॉट इक्वल्स E2, इस तरीके से लिखते हैं E1 डॉट इक्वल्स E2, तो क्या इन दोनों का कंटेंट रेफरेंस सेम है? हम लोगों ने देखो पढ़ा था कि अगर इक्वल्स मेथड है, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के केसेस में, मतलब एम्प्लॉय हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है, हमारा खुद का बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड जो है वो वर्क करता है एज अ रेफरेंस कंपैरिजन। तो हमने चेक किया क्या E1 इक्वल्स E2 का है, तो यहाँ पर देखो क्या E1 और E2 का रेफरेंस सेम है, नहीं, दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये देखो। लेकिन हमने क्या बोला कि भाई E2 तुम भी जो है पॉइंट कर लो E1 को ही। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई E2 तुम इस रेफरेंस को छोड़ दो और तुम भी E1 को ही पॉइंट कर लो। तो अब इस केस में E1 और E2 दोनों का जो डेटा है वो भी सेम है और दोनों का रेफरेंस जो है वो भी सेम है। तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अब और देखो यार, लेट सपोज अगर हम इसको कर देते हैं 101 राम और 101 ये भी कर देते हैं राम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अभी क्या है, केस दोबारा वापस पुराना वाला है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो E1 तो तुम्हारा मेमोरी के अंदर बन गया, लेकिन हमने क्या कहा था कि जब भी हम कोई भी सेम कंटेंट टाइप का दोबारा डेटा वगैरह कुछ बनाते हैं तो वो जैसे स्ट्रिंग के केस में था, S1 पॉइंट कर रहा था कोडर्स टीवी को, S2 अगर हमने बनाया यहाँ पर इस तरीके से S2 इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, तो वो चेक करेगा कि क्या द कोडर्स टीवी ऑलरेडी प्रेजेंट है मेमोरी में, ऑलरेडी प्रेजेंट होगा अगर तो उसी को पॉइंट कर देता था, नया नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो तुमने एम्प्लॉय E1 बनाया जिसका डेटा है राम और 101 ID, तुमने फिर क्या बनाया, E2 एक एम्प्लॉय बनाया, तुमने एक E2 एम्प्लॉय बनाया, उसका भी डेटा क्या है, राम और 101। लेकिन इस केस में क्या होगा, वो पुराने वाले जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको पॉइंट नहीं करेगा, वो अपना खुद का एक नया बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है
कि जो तुम्हारे ये जो वेरिएबल है आईडी और नेम, ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। और हर ऑब्जेक्ट के पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल की डिफरेंट कॉपी होती है। तो देखो ये जो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं, नॉन स्टैटिक, ठीक है। ये भी वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल की देखो एक कॉपी मिल गई E1 को, ऐसा ही तुम्हारा एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ये भी है, ठीक है। ये भी तुम्हारा कैसा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसकी इस वेरिएबल्स की एक कॉपी मिल गई राम को, बेसिकली E2 ऑब्जेक्ट को मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक वेरिएबल था आईडी और एक वेरिएबल था नेम, ठीक है। इसकी एक कॉपी मिल गई है देखो E1 को, ये तुम्हारी क्या है, आईडी है, ठीक है। और ये राम क्या है, तुम्हारा नेम है। वैसे ही E2 को एक कॉपी मिल गई है। तो इस केस में अगर हम लोग देखो E1 डॉट इक्वल्स E2 करेंगे ना, तब भी फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड जो होता है वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए होता है, और यहाँ पर दोनों का रेफरेंस जो है अलग अलग है, भले ही चाहे उनका डेटा सेम क्यों ना हो। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेरिएबल्स है आईडी और नेम, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर आईडी और नेम, तो हमें पता था कि अगर देखो यहाँ पर हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जैसे कि ये आईडी और नेम है, तो इसकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मिलती है। E1 के पास भी एक आईडी और नेम होगा, E2 के पास भी एक आईडी और नेम होगा। अब भले चाहे E1 और E2 का डेटा सेम ही क्यों ना हो, लेकिन मेमोरी में दोनों की कॉपी अलग अलग रहेगी। इसीलिए E1 पॉइंट करेगा अपनी कॉपी को, ठीक है, और E2 पॉइंट करेगा अपनी कॉपी को, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पर E1 डॉट इक्वल्स E2 तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। लेकिन इन केस अगर हम दोनों का रेफरेंस सेम कर दें, मतलब E2 को बोलें कि भाई तुम इसको पॉइंट ना करो और तुम E1 को ही पॉइंट कर लो, तो इस केस में क्या होगा, ये तुम्हारा ट्रू दे देगा, ठीक है। ये तुम्हारा केस था। अब लेकिन मेरा कहना यहाँ पर ये है, अब हम जो आज की वीडियो में नया पढ़ने वाले हैं, अभी तक तो सब पुराना था। ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड एक्ट करता है रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड एक्ट करे एज आ कंटेंट कंपैरिजन के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा, ओवरराइड ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड, ओवरराइड ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स मेथड, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इक्वल्स मेथड हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये अभी कौन सा वाला इक्वल्स मेथड कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड कॉल हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑब्जेक्ट जो क्लास होती है, हमारी जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसके अंदर एक होता है हमारा टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ऐसा ही एक हमारा होता है इक्वल्स मेथड, ठीक है। अगर हम इक्वल्स मेथड यहाँ पर ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स के केस में, ये बेसिकली एम्प्लॉय क्या है, ऑब्जेक्ट के केस में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा बनाया हुआ खुद का इक्वल मेथड चले, मतलब यहाँ पर हम कोई इक्वल मेथड बनाएं और वो वाला इक्वल मेथड चले, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पर इक्वल्स मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इक्वल्स मेथड कौन सा है, देखो ओपन डिक्लेरेशन करते हैं, देखो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड खुला है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हम E1 डॉट इक्वल्स E2 करें, तो हमारा खुद का कस्टम इक्वल्स मेथड, हमारा खुद का कस्टमाइज्ड इक्वल्स मेथड चले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जनरेट इक्वल्स मेथड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जनरेट इक्वल्स मेथड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो बेसिकली क्या होगा, अब अगर हम E1 डॉट इक्वल्स E2 करेंगे तो ये ट्रू दे देगा। देखो अभी अगर हम करेंगे ना तो देखो फॉल्स देगा ये, ठीक है। लेकिन ये हमने अब क्या करा, अपना खुद का कस्टम इक्वल मेथड बना लिया। हमने बोला कि भाई हम एम्प्लॉय क्लास का, ये जो एम्प्लॉय क्लास का इक्वल मेथड हर बार एग्जीक्यूट होता था, जो कि रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज़ होता था, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इक्वल्स मेथड यूज़ करें कंटेंट कंपैरिजन करवाने के लिए, ठीक है। अभी तक हम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इक्वल मेथड यूज़ कर रहे थे वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए था, ठीक है।
अभी तक हम ऑब्जेक्ट क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो हम इक्वल्स मेथड यूज़ कर रहे थे वो हमारा रेफरेंस कंपैरिजन के लिए था। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम जो इक्वल्स मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कंटेंट कंपैरिजन के लिए हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर इक्वल मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब देखो अगर हम रन कर रहे हैं तो देखो ट्रू आ रहा है। ठीक है, अभी देखो अगर हम इसको हम हटा देते हैं, ये देखो तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, अभी जब इक्वल मेथड नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल मेथड रन हुआ है अभी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल मेथड होता है वो किसके लिए होता है, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। हमने पहले भी पढ़ा था जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड जो होता है ये किसके लिए होता है, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्लास जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, और हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लेते थे डेटा को प्रिंट करने के लिए अपनी क्लास का। उसी तरीके से इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर लेंगे कंटेंट कंपैरिजन करवाने के लिए। कंटेंट कंपैरिजन करवाने के लिए देखो यहाँ पर हमने जो है ओवरराइड कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो ओवरराइड कैसे करते हैं। हम यहाँ पर गए, हमने बोला सोर्स पे जाओ, जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड। तो बेसिकली यहाँ पर हैश कोड हमें जनरेट नहीं करना है। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी हम जनरेट ऐसे कर देंगे और यहाँ पर आकर के हैश कोड हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल मेथड तुम्हारा जनरेट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ने यही पढ़ा था कि यही पढ़ा है अभी तक कि इक्वल्स मेथड को हम कंटेंट कंपैरिजन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस कोड में बेसिकली हुआ क्या, इस कोड में ये हुआ कि E1 डॉट इक्वल्स E2, जैसे ही तुमने ये कॉल की, ये चीज़ तुमने लिखी, तो तुम्हारा इक्वल मेथड अपनी क्लास का जो तुमने बनाया हुआ कस्टम इक्वल मेथड वो रन कर जाएगा और यहाँ पर E2 जो है एज अ ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। उसके बाद ये चेक हो रहा है इफ़ दिस इक्वल टू ओबीजे। इसका दिस का मतलब क्या है, तुम्हारा जो तुम्हारा करंट ऑब्जेक्ट है, मतलब तुम्हारा जो है करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, E1। ठीक है, बेसिकली E1 डॉट इक्वल्स E2 पास किया है ना तुमने, तो E2 तुम्हारा चला जाएगा पैरामीटर में और दिस का मतलब हो जाएगा एज अ करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि E1 इक्वल टू E2 है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो ट्रू, और ये चेक करेंगे कि अगर जो ओबीजे तुम्हारा आ रहा है, मतलब E2 जो तुम्हारा यहाँ से पास हो रहा है वो अगर नल होगा तो फॉल्स। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि दोनों की क्लास अगर सेम नहीं है, मतलब ओबीजे यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ पर जो ये तुम्हारा एक सेकंड, यहाँ पर जो तुम्हारा ये ओबीजे जो करंट क्लास का है और यहाँ पर जो तुम्हारा करंट क्लास का ओबीजे यहाँ से जो निकल रहा है, ये इसका गेट क्लास का मतलब क्या है कि E1 का गेट क्लास बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर हम E1 का गेट क्लास लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं दिस डॉट गेट क्लास। ठीक है, देखना फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, ट्रू तब भी आ रहा है। तो यहाँ पर दिस डॉट गेट क्लास का मतलब क्या है कि तुम्हारा E1 का, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों पे काम हो रहा है ना, E1 और E2 पे। तो E2 चला गया तुम्हारा ओबीजे पे, E1 तुम्हारा क्या होगा, एज अ दिस की तरीके ट्रीट होगा, दिस मतलब होगा। तो दिस इक्वल टू ओबीजे, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि E1 इक्वल टू E2 है कि नहीं है। हाँ भाई E2 है, दोनों जो हैं सेम है, मतलब दोनों का यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ पर दोनों का जो तुम्हारा टाइप है बेसिकली वो सेम है, दोनों एम्प्लॉय टाइप के हैं। उसके बाद चेक करेगा E2 इक्वल्स टू नल, ऐसा तो नहीं E2 जो है तुम्हारा नल हो, E2 इक्वल्स टू नल, ऐसा तो नहीं E2 नल हो, लेकिन E2 तो नल है नहीं, वो तो इनिशलाइज्ड है पूरा। फिर चेक करेंगे कि जो E1 जो है जिस क्लास से बिलोंग करता है उसी क्लास से अगर E2 बिलोंग नहीं करता हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मतलब E1 डॉट गेट क्लास इज नॉट इक्वल टू E2 डॉट गेट क्लास। ठीक है, E1 डॉट गेट क्लास इज़ नॉट इक्वल टू E2 डॉट गेट क्लास। अगर ऐसा हुआ, अगर दोनों का क्लास का जो क्लास है जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो अलग अलग हुई तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है कुछ भी, तो लास्ट में हम उनका जो है कंटेंट चेक कर लेंगे और ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड काम करता है। अब देखो इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो तुम लोग इस PPT को रेफ़र करके पढ़ सकते हो। अब इसके बाद तुम्हारा आता है डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल टू ऑपरेटर। तो देखो हमें पता है कि जो तुम्हारा इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये देखो ये जो तुम्हारा इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पर जो इक्वल्स
मेथड होता है, इसमें हम बेसिकली डिफरेंस देख रहे हैं। तो देखो डबल इक्वल टू क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और ये क्या है, एक मेथड है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस इज़ एन ऑपरेटर विच इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट टाइप। प्रिमिटिव एंड ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब क्या है, देखो प्रिमिटिव के लिए अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, 2 = 2 है कि नहीं है, तो ये हमें देता था हाँ ट्रू है। और हम ऐसे भी चेक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखो कर रहे हैं, ये इस तरीके से, कि हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E1 = E2 के है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब देखो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से लिखा, मान लो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, लाइक OBJ OB1 = OBJ ऑफ OB2, तो इस केस में क्या है, फॉल्स मान लो दे देगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा प्रिमिटिव हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप हो गया, ठीक है। और तुम्हारा जो इक्वल्स मेथड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल्स मेथड जो होता है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। इक्वल्स मेथड तुम्हारा कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट क्लास में। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़ केस क्या होता है, रेफरेंस कंपेयर करने के लिए, ठीक है, रेफरेंस कंपेयर करने के लिए। लेट सपोज तुमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो OB1 डॉट इक्वल्स OB2, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, ये देखो E1 डॉट इक्वल्स E2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर मान लो तुमने इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर लिया कंटेंट कंपेयर कराने के लिए, कंटेंट कंपेयर कराने के लिए, तब भी वो इस केस में भी ऐसा ही रन करेगा, OB1 डॉट इक्वल्स OB2, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है। तो ये देखो इक्वल मेथड तुम्हारी क्लास का बनाया वो रन कर जाएगा। अब इसके बाद क्या है, वी कैन नॉट ओवरराइड डबल इक्वल टू ऑपरेटर, सही बात है। ये देखो हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो है उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें मान लो इक्वल्स मेथड की, तो देखो इक्वल्स मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं, अभी हम लोग ने ऊपर ही करके देखा और पिछले एग्जांपल में भी देखा, इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन आर्ग्यूमेंट दिस टाइप विल गेट कंपाइल टाइम एरर, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। लेट सपोज तुमने लिख दिया कि 5 इक्वल टू नल, तो यार ये देखो तुम्हारा ये किस तरीके का डेटा हो गया, प्रिमिटिव डेटा है, और ये किस तरीके का डेटा हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली नल यूज़ होता है, तो इस केस में गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। और जो इक्वल मेथड होता है ये तुम किसी भी तरीके के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस ये सब इसके बारे में था। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है java.lang.string क्लास के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है हमारा यहाँ पर जो है java.lang ऑब्जेक्ट क्लास ख़त्म होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टू स्ट्रिंग मेथड पढ़ा, हैश कोड मेथड पढ़ा, इक्वल्स मेथड पढ़ा, ठीक है। तो अब हमारी ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हमारी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर देखो एक बार फिर से दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज़ पढ़ी टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा टू स्ट्रिंग मेथड, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हैश कोड मेथड, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इक्वल्स टू मेथड एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है स्ट्रिंग क्लास के ऊपर, java.lang.string, ठीक है। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बेसिकली स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो मेन पूरा गेम होने वाला है वो तुम्हारा SCP के ऊपर होने वाला है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अभी तक पसंद आई होगी जो हम लोग ने java.lang ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।